अब हमने जब जनरलाइजिंग के स्टेप्स को समझ लिया है तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया आता है वो आता है कि जनरलाइजिंग के रूल्स को समझना। अब सर क्या ये रूल्स कुछ अलग है जो हमने एक रूल्स पीछे सीखा था जिसमें हमने बात की थी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट? तो नहीं, बिल्कुल सेम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो हमने थोड़ा सा देखा था अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में, और उसके बाद इसका एक इंडिविजुअल चैप्टर आया था जहां पे आपने क्लासिफिकेशन बेस्ड इसको समझा था, जहां पे हमने बात की थी पर्सनल रियल नॉमिनल की। वो सेम है, बट उन दोनों कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखा जा रहा है एक साथ, क्योंकि उन दोनों को यूज करना है आपको एक साथ इस चैप्टर के अंदर। जो दोनों रूल्स थे, पहला रूल्स था जहां पे हम क्लासिफाई करते हैं अपने अकाउंट्स को पर्सनल रियल नॉमिनल के अंदर, और उसके बाद पर्सनल रियल नॉमिनल, इन तीनों के अपने अपने रूल बताए गए थे। फिर हम आए दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर, मॉडर्न अप्रोच के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा कि अकाउंट्स को 5 बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है और उसके बेसिस पे हम इंक्रीज डिक्रीज डिसाइड करते हैं, जिसके बेसिस पे हमें डेबिट क्रेडिट का पता चल जाता है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को अगर एक साथ आप समझोगे तो वो आपका कहलाता है रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग। और उसके बाद हम ओवरऑल इंपैक्ट को समझेंगे कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो कुल मिला के हमें 9 प्रकार के इंपैक्ट छोड़ के जाता है। वो इंपैक्ट कैसे कैसे हो सकते हैं और उन इंपैक्ट्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं वो एट लास्ट हम इस पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आपने देखा हुआ है जिसके अंदर देखा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। आपने उस टाइम पे पीछे चैप्टर में डिटेल में सीखा है, तो वहां पे आपने देखा था कि पर्सनल अकाउंट को फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। नेचुरल था हमारा, उसके बाद हमारा उसके अंदर आर्टिफिशियल था, और उसके अंदर फिर जो तीसरा अकाउंट आता है वो कौन सा था? एक हमने फर्स्ट देखा था नेचुरल। नेचुरल अकाउंट में हम किसकी बात करते थे? नेचुरल अकाउंट में हम कहते थे कि किसी भी व्यक्ति का अकाउंट है, राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, तो वो नेचुरल है। आर्टिफिशियल में हम देखते थे क्या कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हो गया, या कोई एलएलपी है, या कोई फर्म है, कोई संस्थान है, कोई सोसाइटी है, तो वो हो गया हमारा आर्टिफिशियल अकाउंट, क्योंकि वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। और तीसरा था आपका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसके अंदर हम कहते थे कि कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट या इनकम का अकाउंट, उसके आगे पीछे कुछ प्रीफिक्स सफिक्स लग जाएगा तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आपका बन जाता था। ये 1 क्लासिफिकेशन थी। नेक्स्ट हमने देखा था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मोटे तौर पे कहते थे कि कोई भी एसेट जो कि हमारा किसी नॉमिनल या फिर किसी पर्सनल में कवर नहीं होता, तो वो सारे एसेट्स जो भी हमारी प्रॉपर्टी, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। वो फिक्स एसेट भी हो सकते हैं, वो करंट एसेट भी हो सकते हैं, स्टॉक कैश भी हमारा रियल अकाउंट के अंदर आएगा, और फर्नीचर, मशीनरी, इस टाइप की चीजें हैं तो वो भी आपका रियल अकाउंट के अंदर आएगा। ध्यान देना, डेटर जो है वो भी आपका क्या होता है? एसेट, लेकिन वो रियल अकाउंट में नहीं आता, वो आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि वो एक किसी पर्सन का अकाउंट है, राम, श्याम, मोहन, कोई भी डेटर हमारा हो सकता है। लास्ट हमने देखा था नॉमिनल अकाउंट, 3rd क्लासिफिकेशन, जिसमें हम कहते थे सारे एक्सपेंसेस या लॉसेस आपके इसके अंदर आते हैं, और सारे इनकम और गेन भी आपके इसी के अंदर आते हैं। रेंट पेड आपका इसी में आएगा, और रेंट रिसीव्ड है तो वो भी इसी में आएगा। रेंट रिसीव्ड आपका इनकम में क्लासीफाई होगा, और रेंट पेड आपका एक्सपेंसेस में क्लासीफाई हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसके हमने रूल्स देखे थे। डेबिट क्रेडिट के क्या रूल्स था हमारा? तो पर्सनल अकाउंट की बात करें तो रूल था हमारा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो बंदा रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करना है, और जिसने पैसे हमें दिए, जो हमारा सप्लायर, उसको अपने को क्रेडिट करना होता है। रियल अकाउंट का रूल क्या देखा था? जहां पे हम बात कर रहे हैं एसेट्स की, मोटे तौर पे तो हम कहते थे कि कोई भी एसेट आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आपका डेबिट करेंगे। और क्रेडिट का मतलब क्या होगा? जब भी हमारे पास से वो एसेट जा रहा है, चाहे हमने बेचा हो, चाहे कोई और रीजन हो, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नाउ नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो हमने देखा नॉमिनल अकाउंट के अंदर आपके एक्सपेंसेस और इनकम क्लासिफाई होते हैं। तो हमने कहा सारे एक्सपेंसेस लॉसेस को क्या कर दो? डेबिट कर दो, और सारे इनकम्स को या सारे गेन्स को क्या करना है? आपको क्रेडिट करना है। तो इस तरीके से आप डेबिट क्रेडिट के रूल्स को समझ गए थे। नाउ हमने उससे पहले जब अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर देखा था तो वहां पे हमने पढ़ा था मॉडर्न या फिर अमेरिकन अप्रोच के अंदर आपके जो अकाउंट्स हैं उसको 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। पहला है आपका एसेट्स अकाउंट, उसके बाद हमारा लाइबिलिटीज अकाउंट, फिर आता है कैपिटल अकाउंट जिसको हम ऑनर्स का इक्विटी अकाउंट भी कहते हैं, फिर आता था एक्सपेंसेस और लॉस, और फिर आता था इनकम एंड गेन। इसको जब हमने क्लासिफाई किया तो हमने क्या कहा था कि भैया एसेट के केस में ये माना जाता है कि अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा और घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। मतलब एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट और घट रहा है तो क्रेडिट। अब एसेट का रूल ये बना तो ऑब्वियस बात है लाइबिलिटी का उसका जस्ट अपोजिट बनाना पड़ेगा। तो जस्ट अपोजिट में क्या बनाया हमने? डेबिट का मतलब माइनस और क्रेडिट का मतलब यहां पे प्लस कर दिया। ठीक है सर। अब जो लाइबिलिटी का नेचर है वही नेचर जो है वो कैपिटल का भी होता है, क्योंकि लाइबिलिटी आपकी एक प्रकार से इंटरनल उधार है और लाइबिलिटी जो है वो आपका एक प्रकार का एक्सटर्नल उधार है, और जो कैपिटल है वो आपका एक प्रकार का इंटरनल उधार है, पर है दोनों के दोनों लाइबिलिटी ही। तो इसलिए ये जो रूल है ये सेम टू सेम रूल आपका इसके ऊपर भी अप्लाई होता है। तो ये एक एरिया था जो हमारा कवर हुआ जिसके अंदर हमने एसेट्स और लाइबिलिटी कैपिटल इनकी बात की थी। एसेट के ऊपर एक रूल लगाया जहां पर हमने कहा डेबिट में जोड़ेंगे, क्रेडिट में घटाएंगे, इंक्रीज होगा एसेट तो डेबिट और डिक्रीज होगा एसेट तो क्रेडिट करेंगे, और इसी का जस्ट अपोजिट हमने लाइबिलिटी और कैपिटल में करके चले। बात आई एक्सपेंसेस और इनकम्स की, तो हमने इसके अंदर सेम रूल लगाया क्या कि भैया एक्सपेंसेस में एसेट वाला रूल लगाओ, मतलब डेबिट में प्लस करो, और
क्रेडिट में क्या करो माइनस। अब अगर एक्सपेंस में ये रूल लगा है तो इनकम में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि डेबिट में करेंगे माइनस और क्रेडिट में करेंगे क्या, प्लस। तो ये 5 रूल थे जो आपके मोटे मोटे इन सारे अकाउंट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं और जिसके बेसिस पे आप अपनी सारी अकाउंटिंग कर लेते हो। अब इस 5 रूल में एक चीज और ध्यान देनी है कि इसका जस्ट अपोजिट होके भी चलेगा। मतलब कि अगर एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, तो ऑब्वियस सी बात है एसेट घटेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। मतलब कि एसेट अगर आपके पास आ रहा है तो एसेट बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। और एसेट अगर आपके पास से जा रहा है तो आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि एसेट आपका कम हो रहा है। यही रूल अगर आप रियल अकाउंट से कंपेयर करो तो क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट कब कर रहे हैं, जब आपके पास एसेट आएगा, और एसेट आएगा तभी तो एसेट बढ़ेगा, ठीक है। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जब एसेट आपके पास से जाएगा तब आप क्रेडिट करोगे तो एसेट आपका डिक्रीज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप क्लासिफिकेशन बेस से काम करो, ट्रेडिशनल बेस से काम करो, या फिर आप मॉडर्न बेस से काम करो, आपका आउटकम इज सेम। बट समझने के लिए कॉन्सेप्ट दिए गए, क्योंकि उससे कुछ चीजें वहां से क्लियर हो जाती है, कुछ चीजें इस कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाती है। और अपने को क्या करना है, अपने को दोनों अप्रोच मिला के पूरे जनरल के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल हवा में उड़ा देना है, एक तरीके से बिल्कुल इजी तरीके से अपने लिए बनाना है उसको, ठीक है। चलिए, तो इन रूल्स को समराइज किया, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी आपका डेबिट। और कैपिटल में भी सेम टू सेम, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट होगा, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंसेस और लॉसेस की बात करें तो डेबिट में इंक्रीज, क्रेडिट में डिक्रीज, और इनकम की बात करें तो क्रेडिट में इंक्रीज और डेबिट में डिक्रीज। अब ये जो दोनों तरीके के आपके रूल्स थे डेबिट क्रेडिट के, इनको जब समराइज करते हो तो आपको पता लगता है कि जो आपके ट्रांजैक्शंस हैं वो कितने पार्ट में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर उसको 9 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। मतलब कि उनके इंपैक्ट अगर आपको देखने हो तो इन अकाउंट्स के ऊपर उनका इंपैक्ट देखने को मिलता है 9 जगहों पे। कैसे कैसे, मतलब 9 अलग अलग तरीके से 9 अलग अलग ट्रांजैक्शंस में उसको मोटे तौर पे क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे कि पहला एग्जांपल है आपका, ऐसा कब होता है जब इंक्रीज इन एसेट्स होता है विद कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कैपिटल। एसेट इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कब होता है बताइए। आपने जितना सीखा उसके बेसिस पे आपको बताना है कि कब ऐसा होगा जब आपका एसेट भी इंक्रीज होगा और कैपिटल भी इंक्रीज होगा। तो सर ऐसा तब होता है जब जो हमारा प्रोप्राइटर है वो बिजनेस के अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, या फिर कह लो बिजनेस स्टार्ट करता है। तो जब कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है तो वो कुछ ना कुछ एसेट लाता है, चाहे वो कैश लाए, चाहे वो फर्नीचर वगैरह लेके आए, कुछ भी लेके आए। तो इस केस में क्या होता है, आपका ये एसेट जो है ये इंक्रीज होता है, और साथ ही में आपका जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज होता है, क्योंकि वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है बिजनेस के अंदर। जो वो पैसा या जो भी सामान लेके आ रहा है वो उसका कैपिटल के रूप में ही ऐड होकर चलता है। तो दिस इज द फर्स्ट इंपैक्ट, पहला ट्रांजैक्शन का मोटे तौर पे इंपैक्ट ये क्रिएट होगा। दूसरा, इंक्रीज इन एसेट विद कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लायबिलिटी। ऐसा कब होगा, जब आपका एसेट इंक्रीज होगा और लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। जब आप लेट्स से बिल्डिंग परचेज करोगे क्रेडिट पे या लोन पे, तो आपके बिल्डिंग परचेज की तो बिल्डिंग अकाउंट आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग यहाँ पे आप खरीद रहे हो, बिल्डिंग आपके पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, या फिर इंक्रीज इन एसेट, तो आपका बिल्डिंग ऐड हो जाएगा। और साथ में लायबिलिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आपने लोन पे खरीदा था, तो बैंक का जो लोन है वो आपका बढ़ रहा है, और लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इस तरीके से आपका ये इंपैक्ट क्रिएट होगा जब इंक्रीज इन लायबिलिटी होगी या फिर इंक्रीज इन एसेट होगा। अब अगर बात करें इसका उल्टा कि कब ऐसा होगा, जब डिक्रीज इन एसेट होगा विद कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन लायबिलिटी, सॉरी डिक्रीज इन कैपिटल। तो आप इस वाले ट्रांजैक्शन को जस्ट अपोजिट कर दो। इसमें क्या हो रहा था, कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा था। यहाँ पे आप कह सकते हो कि वो जब ड्राइंग करेगा, ड्राइंग जब करेगा तो क्या लेके जाएगा, या तो कैश लेके जाएगा, या कोई ना कोई सामान लेके जाएगा, स्टॉक लेके जाएगा, फर्नीचर लेके जाएगा, कुछ भी जो लेके जाएगा वो आपका एसेट है, जो कि कम हो गया क्योंकि वो ले गया, और साथ ही में उसका कैपिटल भी उतने से डिक्रीज हो गया। और इसी का उल्टा है डिक्रीज इन एसेट विद कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन लायबिलिटी। मतलब कि जब कोई लोन था आपका, आपने लोन को रीपे कर दिया, लोन आपने चुका दिया। जब लोन चुका दोगे तो बैंक लोन आपका उतने से कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, आपको डेबिट करना पड़ेगा, और जितने से आप बैंक लोन चुकाओगे उतना आपका पैसा जा रहा है, मतलब आपका एसेट उतने से कम हो जाएगा। तो लायबिलिटी भी कम हो गई, एसेट भी कम हो गई। कब, जब आपने लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एसेट्स। कब ऐसा होता है, जब एसेट इंक्रीज भी होता है और एसेट डिक्रीज भी होता है। जब आप सपोज फर्नीचर परचेज करते हो कैश में, अब आपने फर्नीचर खरीदा कैश में, तो फर्नीचर तो बढ़ गया नो डाउट, लेकिन कैश वहीं पे कम भी हो गया, ठीक है। तो ये उसका एग्जांपल हो गया। अगला है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। कब ऐसा होगा, जब आपकी लायबिलिटी इंक्रीज भी होगी और डिक्रीज भी होगी। तो इसका एग्जांपल कह सकते हो कि जब आपके क्रेडिटर जो हैं वो कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, बिल्स पेबल के अंदर। क्रेडिटर्स ने क्या बना लिया, बिल्स पेबल बना लिया। तो उसके इसमें क्रेडिटर तो आपका कम हो जाएगा, लेकिन बिल्स पेबल आपका बढ़ जाएगा। तो लायबिलिटी है आपकी तब की तब है, लेकिन लायबिलिटी का नेचर बदल गया, वो क्रेडिटर से शिफ्ट होकर कहां चले गए, बिल्स पेबल में चले गए। तो एक लायबिलिटी आपकी कम हो गई और दूसरी लायबिलिटी आपकी यहां पे करस्पॉन्डिंगली बढ़ गई, ठीक है। और क्या सर एग्जांपल हो सकते हैं, तो उसके अलावा है आपके पास इंक्रीज और डिक्रीज इन कैपिटल। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैपिटल ऐसा कब होता है कि जब कैपिटल आपका इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है एक साथ।
तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम पे एक ट्रांजैक्शन देखी थी जहां पर आपने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप देते हो तब आप कहते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक प्रकार का खर्चा है, तो खर्चा आप कैपिटल से माइनस करते हो इसलिए आप डिक्रीज कर देते हो। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल किसको रहा है, प्रोप्राइटर को मिल रहा है। प्रोप्राइटर को मिलना कि उसके कैपिटल में हम उसको ऐड कर देते हैं तो साइमल्टेनियसली उसके कैपिटल में ऐड भी हो जाता है। और इसी का उल्टा था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जहां पे आप कहते हो ड्राइंग आपकी इनकम है तो इनकम आप बढ़ाते हो तो कैपिटल को आप ऐड कर देते हो, और ये ड्राइंग का पैसा आप ले किससे रहे हो, प्रोप्राइटर से ही ले रहे हो, तो उसी के कैपिटल में से आप उतना पैसा काट लेते हो। तो इसका एग्जांपल क्या बना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अगला है इंक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन कैपिटल। कब ऐसा होगा, जब आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी और आपका कैपिटल जो है वो घट जाएगा। आपकी जो लाइबिलिटी है वो यहां पे इंक्रीज हो रही है और जो आपका कैपिटल है वो आपका यहां पे घट रहा है। तो कैपिटल घटना, लाइबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि जब आपने किसी लोन वाले पार्टी को कहा या किसी भी थर्ड पार्टी को कहा जिन लोगों ने आपको पैसा दिया हुआ था कि अपने पैसे को कन्वर्ट कर लो कैपिटल के अंदर, मतलब लोन था और आपने कहा ये लोन को लोन नहीं मानेंगे, हम आगे क्या मान के चलेंगे, कैपिटल मान के चलेंगे। तो जब लोन आपका कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल के अंदर तो आप कह सकते हो कि कैपिटल आपका इंक्रीज हो गया और लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई, ये अपोजिट हो गया। ये मैंने इसका पॉइंट बता दिया। और इसी का उल्टा क्या हो सकता है, ये वाला पार्ट, कि जब आपने अपने कैपिटल को कहा कि भैया हम कैपिटल के रूप में पैसा नहीं लगाएंगे, हम किस रूप में लगाएंगे पैसा, हम लाइबिलिटी के रूप में लगाएंगे, हम आउटसाइडर के रूप में लगाएंगे, ताकि हमें उसके ऊपर रेगुलर क्या मिल सके, ब्याज मिल सके। तो मतलब कि कभी भी जब आप अपने कैपिटल के स्ट्रक्चर को चेंज करते हो, आप कहते हो कि जो मैंने पैसा लगाया है उसको मैं मालिक के रूप में नहीं आउटसाइडर के रूप में लगाना चाहता हूं, तब ये सिचुएशन अराइज होती है, चाहे कैपिटल बढ़े चाहे घटे, चाहे लोन बढ़े चाहे घटे। ये दोनों सिचुएशन आपकी तभी अराइज होती है जब अपने अपने कैपिटल के फॉर्म को चेंज करने की कोशिश करते हो। कैपिटल के फॉर्म को या तो लोन बनाने की कोशिश करते हो या फिर किसी के लोन के फॉर्म को आप कैपिटल ट्रीट करने की कोशिश करते हो। तो मोटे तौर पे जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं वो मोटे तौर पे इन 9 जगहों पे इस तरीके से इंपैक्ट डाल के चलते हैं, जो कि आपका बैलेंस शीट का इंपैक्ट है, जो कि आपका बैलेंस शीट का इंपैक्ट है। क्योंकि किसी भी बैलेंस शीट के अंदर इधर आपका होता है एसेट, इधर होता है आपका कैपिटल और इधर होती है आपकी लाइबिलिटी। तो क्या कब कब ऐसा होता है कि जो इंपैक्ट्स हैं वो आपके इक्वली बढ़ते हैं, या तो ये बढ़ता है यही घट जाता है, या तो कैपिटल बढ़ता है ये घट जाता है तब भी बात बराबर रहेगी, ये बढ़ा और यही घट गया तब भी बात बराबर रहेगी, और इधर कुछ बढ़ा और उसके बदले से इधर भी बढ़ा, या फिर इधर कुछ घटा और इसके बदले से इधर भी कुछ घटा, तब भी बात बराबर रहेगी। कुल मिला के मतलब क्या है कि जो इस साइड की ट्रांजैक्शन और जो इस साइड की ट्रांजैक्शन है वो एट लास्ट टोटलिटी में क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने सारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को देखते हैं और उस ट्रांजैक्शंस के इंपैक्ट को इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के रूप में कई बार आपसे पूछा जाता है कि एक एग्जांपल दीजिए इस बात का जब आपका इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट एक साथ होगा। एग्जांपल दीजिए एक बात का जब यहाँ पे आपका डिक्रीज इन एसेट होगा और कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन लाइबिलिटी होगी, ऐसी कोई एक ट्रांजैक्शन बताइए। तो कभी भी इस टाइप के कोई ट्रांजैक्शन पूछे जाएंगे तो इन्हीं 9 टाइप के ट्रांजैक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं और उन सभी का आपको एक एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया है। इसकी तरीके से आप रेफर करते हुए आप और भी बहुत सारे एग्जांपल खुद से यहाँ पे बना सकते हो और कोई भी एग्जांपल आप अपने एग्जाम में कोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, चलिए